बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पाक स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान का पेपर है, तो आप लोगों ने कहा था इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाक स्टडीज़ के टीचर से पूछ के ही आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में देखते हैं, कवर करते हैं बी और सी दोनों को, या हो सकता है मैं वीडियो को देखता हूँ, अगर लंबी ज़्यादा ना हुई तो दोनों को कवर कर लेंगे, वरना इस वीडियो में बी सेक्शन और फिर अगली वीडियो में सी सेक्शन के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो सबसे पहले तारीख़ पाकिस्तान या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है फ्रॉम 1971। तो सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या थी, मज़दूरों के हालात को बेहतर बनाने के लिए भुट्टो ने क्या क्या इक़दाम किए थे, बोनस वगैरह दिया था, मज़दूरों की जो यूनियंस हैं उनके ऊपर पाबंदी उठाई थी, और वेरी इंपॉर्टेंट नेशनलाइजेशन, ये ज़रूर आपने करना है। नेशनलाइजेशन जो है इसका क्या मतलब है, और इसके फिर नेशनलाइजेशन या कौमियाने के क्या असरात हुए थे ये असरात भी ज़रूर याद रखने हैं आपने। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको कौमी तहवील में ले लिया था, और इससे फिर आगे होता क्या था कि इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाना, इसका मकसद था ये। फिर उसके बाद इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है आगे रिफॉर्म्स में जो मुआशी इस्लाहात की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी मुआशी इस्लाहात, और उसने नारा उस वक्त भी लगाया था रोटी कपड़ा और मकान। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये मकबूल बहुत हुआ था नारा, और इससे इसकी पार्टी की और इसकी अपनी मकबूलियत में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत इजाफा हो गया था। एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, यानी इंग्लिश में अगर देखें तो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या हैं एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन that Bhutto opted for. Then next 19 इसकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद आगे जनरल ज़िया-उल हक का दौर आया था। जनरल ज़िया-उल हक ने 1977 में इलेक्शंस करवाए और एक कौमी इत्तेहाद तश्कील दिया, और उसमें पीपल्स पार्टी को कामयाबी हुई, लेकिन एहतजाजी तहरीक के बाद जो है वो फिर ये हुकूमत उसकी ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद इसकी भी इस्लाहात वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो भुट्टो की इस्लाहात थी, यानी भुट्टो की जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थी और एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये दोनों आपने साथ लाजमी करने हैं। भुट्टो की दोनों एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऑफ नहीं सॉरी भुट्टो नहीं, ज़िया-उल हक, जनरल ज़िया-उल हक की दोनों रिफॉर्म्स आपने ये साथ ज़रूर करनी है। उसके बाद चलते हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये लॉन्ग में, और इस्लामाइजेशन जो है उसके लिए इक़दाम किए थे उसने जनरल ज़िया-उल हक ने, यानी ज़्यादा इस्लामी निज़ाम जो है वो अपने मुल्क में नाफिज करने के लिए जो मुआशरती इस्लाहात की थी, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में नोट ये ज़रूर साथ करना है आपने पी सेक्शन के लिए। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की दो गवर्नमेंट्स आई थी। इन दोनों गवर्नमेंट्स के अंदर रिफॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी हुकूमत को ख़त्म कैसे किया गया। यानी पहला दौर हुकूमत बेनज़ीर का था, इसको गुलाम इसहाक़ खान ने जो है वो सदर था, तो उसने आइन की जो 58(2)B है उसको इस्तेमाल करते हुए इसका हुकूमत का ख़ात्मा किया था। ये यू शुड नो किस साल में हुआ था ये, और मतलब सदर ने ये ख़ात्मा किया था पहली दफ़ा जो है। और इसके बाद इसका दूसरा दौर हुकूमत ये कब आया, यानी नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की और इंतखाबात हुए, तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा हुकूमत की 1993 में, और फिर इसमें भी उसका ख़ात्मा कैसे हुआ, उसकी हुकूमत का ख़ात्मा कैसे हुआ, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा कैसे हुआ। फिर नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत, और नवाज शरीफ के दौर हुकूमत के अंदर ज़रई इस्लाहात और मुआशी इस्लाहात, इकनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में। एंड देन ऑल्सो नवाज शरीफ की हुकूमत पहली दफ़ा ये कैसे ख़त्म कैसे हुई, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो भी ख़त्म, गुलाम इसहाक़ खान ने ही 58(2)B का सहारा लेकर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म किया था। तो ये भी दोनों की ये गवर्नमेंट्स जो हैं दे वर लाइक सेट असाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यूजिंग 58(2)B आइन अमेंडमेंट। तो आइन की शिक को इस्तेमाल किया था 58(2)B। फिर नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत आया, यानी बेनज़ीर के दूसरे दौर हुकूमत के बाद नवाज शरीफ का दौर हुकूमत आया। बेनज़ीर की हुकूमत अगेन सदर लगारी ने ख़त्म की, और सदर लगारी की ने ख़त्म करने के बाद जो इलेक्शन करवाया उसमें नवाज शरीफ ने जो मेजॉरिटी हासिल की, उसने नवाज शरीफ ने फिर अपनी हुकूमत कायम की। और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर मुआशी इस्लाहात और ये मोटरवेज़ वगैरह जो है इसके ऊपर बहुत सारा काम किया नवाज शरीफ ने।
यानी इन दोनों के दो दो दौरे हुकूमत जो हैं उनमें हुकूमत कैसे आई, किन इंतखाबात के बाद आई, और हुकूमत का ख़ात्मा कैसे हुआ, हाउ दीज टू गवर्नमेंट्स डिसमिस्ड बाय द प्रेजिडेंट्स ऑफ दैट टाइम। और नवाज शरीफ की तो दूसरी जो हुकूमत है उसको खैर ख़त्म जनरल मुशर्रफ के चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था और उसने इसको ख़त्म किया। फिर नवाज शरीफ का तीसरा जो दौरे हुकूमत है, तीसरा दौरे हुकूमत 2013 में इसकी फिर से गवर्नमेंट बनी, नवाज शरीफ ने की गवर्नमेंट बनी, और इस गवर्नमेंट में उसने जो आइनी तरमीम की, ये याद रखिएगा, तीसरे दौरे हुकूमत में जो आइनी इस्लाहात की, अभी चूँकि रिसेंट गवर्नमेंट भी चल रही है, नवाज शरीफ की ही चल रही है, तो उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। नवाज शरीफ की ही पहला, दूसरा, ये तीसरे दौर में से उसकी क्या क्या रिफॉर्म्स थी और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट इस्लाहात थी, यानी तीनों अदवार के अंदर। ठीक है जी। और फिर दो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद अगेन इसकी वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली हुई आइनी फ़ैसले के तहत। अदालत उज़्मा का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 2017 में, उसके तहत नवाज शरीफ को ओहदा छोड़ना पड़ा और शाहिद खकान अब्बासी जो है वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे उसके बाद। फिर जनरल मुशर्रफ का जो दौरे हुकूमत था, जनरल मुशर्रफ ने सबसे इम्पोर्टेंट की थी अपनी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, यानी उसने जो अयूब की थी उस वक़्त 1965-60s में जो पॉलिसीज़ थी, तकरीबन वैसी पॉलिसीज़ का तसलसल इसका था मुशर्रफ में। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स या सनती इस्लाहात मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ये। और फिर उसके बाद जो जनरल इलेक्शंस हैं 2002 के, और उसमें जो हुकूमत बनी थी अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल मुशर्रफ। गिलानी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, 2018 के इंतखाबात और उसके बाद इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के चूँकि रीसेंट पास्ट में है, तो आई थिंक इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो तारीख़ के लिहाज से, नंबर 1 अगेन फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, वो है भुट्टो के दौरे हुकूमत में जो मुआशी इस्लाहात हुई थी वो इम्पोर्टेंट, और जनरल ज़िया के दौर में जो इस्लामाइजेशन थी वो इम्पोर्टेंट, और बेनज़ीर के पहले दूसरे अदवार का ख़ात्मा कैसे हुआ, नवाज शरीफ के पहले दूसरे अदवार का ख़ात्मा कैसे हुआ, और फिर नवाज शरीफ के दौर में जो इस्लाहात हुई या रिफॉर्म्स हुई इकनॉमिक, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी उसने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा काम किया, बेनज़ीर ने ज़्यादा एग्रीकल्चर के साइड पे काम किया, इंडस्ट्रियल साइड पे काम किया, नवाज शरीफ ने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर ज़्यादा अपने दौरे हुकूमत में काम किया। अच्छा जी। और फिर हाँ, जो जनरल मुशर्रफ की इक़्तिसादी इस्लाहात, ये ज़रूर कीजिएगा, इकनॉमिक रिफॉर्म्स बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यानी उसने अपने दौरे हुकूमत में जो इक़्तिसादी इस्लाहात की थी वो। देन इस चैप्टर में और हाँ, 1973 वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग में, शॉर्ट में, इट इज़ ऑलवेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हम लोग जब पढ़ते थे मैट्रिक में तब तक भी इंपॉर्टेंट था, आज तक ही इंपॉर्टेंट है। 1973 का आइन, उसमें इस्लामी दफ़ात और उसकी अहम वैसे दफ़ात जो हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये है इसकी अहम दफ़ात। और हाँ, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत के हैसियत से, पाकिस्तान एज़ अ न्यूक्लियर पावर, यानी ये कब हुए थे न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए पाकिस्तान ने धमाके कब किए थे? 28 मई 1998 को। किसका दौरे हुकूमत था? नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। और किसकी जवाब में किए थे? यानी भारत ने जो किए थे एटमी धमाके, उनके जवाब में किए थे और चागी के मुकाम पर किए थे, बलूचिस्तान के इलाके चागी में किए थे। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और अगेन बी सेक्शन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया जी पहला चैप्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। नेक्स्ट, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान और आलमी अमूर। इसमें लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात, लॉन्ग में पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, तो पाकिस्तान की जो है वो इनके साथ ताल्लुकात जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा यानी CPEC जो है आजकल चूँकि बहुत ये रीसेंट पास्ट में है और इन है ये मामला, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो कर्ज उतारो, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से खारजा पॉलिसी है क्या चीज़? व्हाट इज़ दी
फॉरेन पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। सबसे पहले खारजा पॉलिसी होती क्या है और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेडिंग्स सिर्फ याद बेशक कर लें और इससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, इंडिया के साथ ताल्लुकात पे आप आई थिंक लिख ही सकते हैं ज़्यादातर लोग। और उसके बाद पाकिस्तान के अगेन जैसे बता चुका हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चाइना, और चाइना के साथ ताल्लुकात में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। सी पैक में चाइना का किरदार, और शराह कराक्रम तामीर करने में चाइना का किरदार, गवादर की तामीर में चाइना का किरदार क्या है, और पाकिस्तान के उनके साथ बहुत करीबी यानी चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में कश्मीर इशू, और कश्मीर इशू पे थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये इशू कब शुरू हुआ था। कि हिंदू डोगरा राजा तो जो था वो भारत के साथ इलाक़ चाहता था, लेकिन तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ इसका करना चाहा, तो उसने ज़बरदस्ती इसका भारत के साथ इलाक़ कर दिया। फिर पाकिस्तान जो कुछ वहाँ पर मूवमेंट्स थी, मुजाहिदीन की मूवमेंट्स थी, या यहाँ से कुछ लोग गए थे अफ़गानिस्तान वगैरह से, पाकिस्तान वगैरह से, उन्होंने फिर और पाकिस्तान की फ़ौज ने मिलकर कुछ हिस्सा जो है वापस इंडिया से ले लिया, जिसको हम आज़ाद कश्मीर आजकल कहते हैं, और बाकी हिस्से पर तरह वो इंडिया का कब्ज़ा हो गया। और उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की इसके ऊपर जो है वो करारदाद हैं, ज़ाहिर है कि दोनों फ़रीक़ैन जो है वो आपस में लड़ाई करने के बजाय जो कश्मीर के लोग हैं उनको हक़ खुद इरादियत जो है वो दिया जाए, फ्रीडम या राइट टू बी विद एनी वन ऑफ द टू कंट्रीज़ और बी अलोन। तो कश्मीर का इशू वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी अच्छा जी, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन पाकिस्तान के ओके इसमें और नहीं कोई मुझे बताया गया। अच्छा आगे चलते हैं। ओके शॉर्ट क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, रोशन ख्याली, एतदाल पसंदी की तारीफ़, डिफ़ाइन इनलाइटेंड मॉडरेशन। ये आई थिंक अगले चैप्टर्स में आएगा, फिर आगे आएगा तो फिर इसको देखेंगे अगले चैप्टर्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी पैक ये कब शुरू हुआ और इसका क्या मकसद है और आगे इसकी क्या अहमियत है, ये ज़रूर सी पैक का क्वेश्चन आपने याद रखना है। एंड दिस फॉर लॉन्ग, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, पाकिस्तान की माशी तरक्की, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो ये अशरे हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट जो अशरे हैं उन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इस दूसरे अशरे में आपने जहन में रखना है कि इसमें हुआ था, इंडिया के साथ हमारा ट्रीटी हुआ था, जिसको सिंतास का मंसूबा कहते हैं, 1960 में। तो इससे पानी की तकसीम दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस पे इत्तेफाक किया था कि पानी के किन दरियाओं पे इंडिया का हक़ है, किन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक़ है। उसके बाद नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ अब इम्पोर्टेंट नोट कर लें क्वेश्चंस, जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं उनमें इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्या क्या है, रिसोर्सेज के बारे में नोट कर लें। नंबर 1 पाकिस्तान का कोयला, कोल पाकिस्तान का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 माइंस, स्पेशली जो खेवड़ा की माइंस हैं, अभी खेवड़ा की ये कि खुर्दनी नमक हमारा कहाँ से मिलता है सबसे ज़्यादा, खेवड़ा में, पाकिस्तान इसमें खुद कफील है। उसके बाद आगे आएगा जिप्सम और उसके यूजेस, इसके इस्तेमालात क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और जिप्सम अब इसमें तो नहीं मुझे नज़र आ रहा, चलें आगे देखते हैं। उसके बाद है जी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरक्की में ज़राअत का क्या किरदार है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। इसमें आप इंक्लूड करेंगे
मुख्तलिफ अदवार में ज़राअत के ऊपर क्या क्या काम किया गया, और ग्रीन मंसूबे जो हैं वो जो शुरू किए गए, और फिर ज़राअत में जिद्दत के लिए या मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो इख्तियार किए गए। जैसे यहाँ पे ये 7-8 बल्कि 10-13-14 लिखे हुए थे, इसमें से आप कुछ जो है वो पॉइंट्स जहन में रखेंगे, ज़रूर याद ज़रूर करेंगे। इसके बाद हैं वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल्स, अनहार, एंड इनकी टाइप्स कौन सी हैं, गैर दवामी और दवामी नहरें हैं। और नेक्स्ट इसमें कारेज़, कारेज़ को ज़रूर मेंशन कर लें, कारेज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कारेज़ पर नोट पूरा, ठीक है। और फिर इंडस वाटर ट्रीटी अलग से एक टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। यस, व्हाट आर दी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, यानी पाकिस्तान की ज़राअत के लिए क्या क्या वो हैं प्रॉब्लम्स क्या। अच्छा, पहले इन्हीं को ओके कर लेते हैं। ये जो दरियाए जेलम पर कायम डैम बैराज और नहर हैं, दरियाए चनाब पर कायम डैम और नहरें कायम हुई हैं, इनका ब्रीफ एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस जगह पर डैम है, यानी मंगला के मुकाम पर डैम है, दरिया जेलम के ऊपर डैम है, और फिर यहाँ से नहर जो है वो कहाँ कहाँ जा रही है। तो यहाँ से जो है नहरें निकाल कर गुजरात, मंडी, भाउदीन वगैरह को पानी फराहम किया गया है, और फिर रसूल पे राज है, यहाँ से निकाल कर मंडी, भाउदीन से सरगोदा, खुशाब वगैरह के इलाकों में पानी दिया गया। फिर दरिया चिनाब के ऊपर मराला ब्रिज है, मराला बैराज है, और वहाँ से फिर आगे नहरें किन किन इलाकों को सप्लाई की गई हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जी, आगे चलते हैं, पाकिस्तान की अहम फसलें, द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें अच्छा, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के डैम और उनकी कैनाल्स ये भी साथ नोट डाउन कर लें। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि शॉर्ट में भी आ सकता है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो चावल की फसल पैदा होती है वो कहाँ कहाँ होती है, उस पर नोट आपको लिखना आ जाए, या कॉटन के ऊपर। तो ये सारी की सारी करनी, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना आपने, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स या अहम फसलें जो इनके ऊपर, ये 5 हैं इंपॉर्टेंट। तो ये 5 की 5 आपको पता होनी चाहिए। एक, कहाँ पर ये होती हैं फसलें, ये गलत नहीं लिख देना, यानी जो पंजाब के जिस इलाके में जो फसल है वहीं लिखनी है, जो के में जहाँ है वहीं लिखनी है, इसको मिक्सअप नहीं कर देना। तो ये ज़रूर याद रखना है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी सनतों के मसाइल, इधर आएगा, हाँ, छोटी सनत के मसाइल, छोटी सनत स्मॉल इंडस्ट्री, और उसके लिए प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, छोटी सनत में प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। इंग्लिश उर्दू दोनों में ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी कोल का मैंने बता चुका हूँ, एंड नेक्स्ट है, हाँ, ये पोर्ट्स, पोर्ट्स में एक तो कराची पोर्ट, और इसकी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, और अब रिसेंटली जो गवादर पोर्ट है, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, ये छोटी है लेकिन कराची की जो पोर्ट है बड़ी पोर्ट है, और अब जो गवादर की पोर्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में अभी आ सकता है, क्योंकि ये रिसेंटली बन रही है, और 2007 में इसका इफ्तिताह हुआ, और अब बहुत आसान ज़रिया बन गया ये। इससे क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट हो गए पॉइंट। इसमें मैंने आपको बताया फसलों के बारे में, बताया मैंने आपको प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर के बारे में बताया, मैंने आपको कोल और खेवड़ा माइंस के बारे में आपको बताया, और इसमें पोर्ट्स, जो पोर्ट्स हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ज़रूर करना है आपने, उसके बारे में आपको बता दिया है। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यानी जो ज़रिए इस्लाहात हैं उनके मकासद क्या हैं, वो क्यों की जाती हैं। नेक्स्ट है आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त, अगेन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन फिर नोट कर लें, हिस्ट्री वाला सबसे इंपॉर्टेंट था चैप्टर, और उसके बाद आगे फिर है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद ये वाला चैप्टर, और फिर से पिछला वाला चैप्टर। अच्छा जी, इसके बाद इस चैप्टर में है पाकिस्तान की, हाँ, आबादी की सिनफी बनावट और सिनफी इम्तियाज़ और उससे मुतल्लिक़ा मसाइल और उनका हल, यानी जेंडर कंपोजिशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन एंड देयर सॉल्यूशंस आल्सो। पहले प्रॉब्लम्स, और फिर उन प्रॉब्लम्स का फिर सोल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी और सोल्यूशन भी दोनों ज़रूरी करने हैं आपने। एंड देन
पॉपुलेशन सेंसस यानी जो पाकिस्तान की मरदमशुमारी है वो कब कब हुई है, और मरदमशुमारी में क्या क्या हमें अहम पॉइंट्स उसमें मिले हैं। ओके, पाकिस्तान के माशरे के मसाइल और उनका हल। माशरे के मसाइल में इकनॉमिक मसाइल हैं, माशरे के मसाइल में शरह ख़वानदगी का कम होना है, सेहत के मसाइल हैं, और आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा। ये मसाइल में ये लिखेंगे, और फिर उनके हल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, या आम एक जो आदमी है उसको क्या उसके लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद यू हैव प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। जो एजुकेशन का है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको रिफॉर्म करने के लिए क्या आप तजावीज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओके, उर्दू का क्या किरदार है, आगे चलते हैं, इस चैप्टर में ही है आगे, इलाकाई ज़बानें। ओके, तो सबसे पहले उर्दू, उर्दू की लैंग्वेज और उसका इर्तिका कैसे हुआ और उसकी अहमियत हमारे लिए क्या है। यानी इर्तिका में जो पुराने हमारे लोग थे उनका गालिब, आतिश मीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, इन्होंने क्या किरदार अदा किया था उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए, या उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए। और फिर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पश्तो है, ये क्या किरदार अदा कर रही है, सिंधी क्या किरदार अदा कर रही है ज़बान, पश्तो, सिंधी, ये इंपॉर्टेंट हैं लैंग्वेजेस, और सराइकी, ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, और इनकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, पाकिस्तान में गुर्बत या व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो उसके असरात क्या हैं, और फिर उसको कम करने के लिए व्हाट कैन यू डू फॉर दैट। ये भी लाजमी करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट के लिए भी ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट हो गया।